चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैं ये कह रहा था ना, कनिष्का, जैसे आप दिल्ली से हो ना, मतलब दिल्ली से आपने 10th एंड 12th किया है और डोमिसाइल आपका यस उत्तराखंड सर। का है, तो आप आईपीयू का भी भर लेना फॉर्म। क्योंकि आप आईपीयू के 85% कोटा के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। क्योंकि बाकी जो 15% है वो लाइक अदर स्टेट वालों के लिए भी रहता है, वो नीट के थ्रू रहता है। तो आपको उसमें ज़्यादा मतलब प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो आप उसको भी फिल कर लेना, आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी है वो, ठीक है। तो जो भी कोई ऐसा है ओके सर। जिसका अदर स्टेट का डोमिसाइल है और उसने 10th या 12th किसी और स्टेट से किए, तो उसके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कर लेना। तो आप दोनों स्टेट के लिए कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बार जो ब्रोशर है वो भी आप एक बार जरूर चेक कर लेना, ठीक है, उसका सही से। ठीक है, चलो फिर अब पढ़ लेते हैं, बस 4-5 गायब हो गए। तो प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। मतलब sp के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो sp3 sp2 हमने पढ़ लिया था। एक एल्केन में देखा था हमने sp3 होता है, एल्कीन में आपका sp2 होता है। और एल्काइन जो अब हम देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये C2H2 है, ठीक है। तो C2H2 कैसे बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये सिंगल H और इधर से सिंगल H। तो ये आपका बन गया किसका, C2H2 का। इसे हम बोलते हैं इथाइन, ठीक है। अच्छा, इथाइन का दूसरा नाम क्या होता है, पता है किसी को? बोलो। एल्काइन। इथाइन का दूसरा नाम पता है किसी को? नहीं पता? तो देखो, इथाइन को हम एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। तो एसिटिलीन भी इसका नाम होता है, कई बार जो है एसिटिलीन की तरह हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आपका एसिटिलीन भी होता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन इसमें कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल, both the carbon atoms undergo sp hybridization having two unhybridized orbitals, that is 2px 2py and 2px, ठीक है। तो one sp hybrid orbital of one carbon atom overlaps axially with sp hybrid orbital of the other carbon atom to form C single bond C sigma bond, while the other hybridized orbital of each carbon atom overlap axially with the half filled s orbital of hydrogen and atoms forming sigma bond, ठीक है। तो यहाँ पर हो कैसे रहा है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2p2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1s2, फिर 2s2, और फिर यहाँ पर 2p2 में ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आपने बनाना है क्या, लाइक मतलब sp हाइब्रिडेशन है, ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ एक ही स्पेस बचे। जैसे ऊपर वाले केस में हमने देखा था, जो आपका ये वाला केस था। हाँ, तो इस वाले केस में क्या हुआ था कि ये आपका S बना था और ये P और P, ठीक है। मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो ये sp जो बनेगा, sp बनने का मतलब है कि 50% कैरेक्टर जो है वो आपका s वाला होगा, s ऑर्बिटल का, जो कि 2s का होगा। और ये रहा 2p, ठीक है। और आधा जो बनेगा वो p से बनेगा। मतलब एक s और एक p, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर क्या बनाएंगे, आपका sp बनाएंगे। और साथ में एक यहाँ पर जो है सिग्मा बॉन्ड भी बन रहा है, ठीक है। तो ये है कि वन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम, यहाँ पे जो भी इनकी मिक्सिंग होगी, मतलब आधा जो पोर्शन होगा वो आपका s का होगा और आधा p का होगा, और इनकी इंटरमिक्सिंग से यहाँ पर sp ऑर्बिटल बनेगा। तो एक जो sp ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का, वो आपके एक्सिली क्या करेगा, ओवरलैप करेगा दूसरे वाले कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से। एक्सिली का मतलब क्या है कि सेम लाइन में, ठीक है। तो sp, जैसे मान लो कोई भी अगर sp बन रहा है, जैसे यहाँ पर ये इन्होंने दिखाया भी हुआ है,
तो ये आपका sp बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो sp बेसिकली बना कैसे है कि ये आपका एक जैसे p हो गया और इसके साथ ये s हो गया और इसी तरीके से एक p आपका ये वाला हो गया, ठीक है, और इसके साथ एक s हो गया। तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड बना पहले, तो जो कि आपका क्या होगा, ये आपका sp हो गया एक ऑर्बिटल और एक दूसरा वाला sp हो गया। और इनकी कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सेल ओवरलैपिंग हो रही है। एक्सेल का मतलब कि आप ये देखोगे ये एक ही लाइन से पास कर रहे हैं या एक ही एक्सिस से पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनके दो अलग अलग एक्सिस हो या पैरेलल एक्सिस हो तो उस केस में क्या होती है, पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो पहली बॉन्डिंग जो होगी एसपी एसपी की एक्सेल बॉन्डिंग होगी और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो एक तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद है while the other hybridized orbital of each carbon atom overlaps axially with the half filled s orbital of hydrogen atom forming sigma bond। और मतलब ये वाला जो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, ये वाला यहां पर भी आपका कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये नीचे लिखा भी है इन्होंने, ये देख सकते हो, यहाँ पर ये सिग्मा लिखा है और यहाँ पर ये सिग्मा लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि जो 1s आपका ऑर्बिटल होगा किसका, हाइड्रोजन का, उसके साथ भी ये sp वाला जो होगा, जो आपका sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना है, वो भी आपका हाइड्रोजन के 1s वाले के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो दो टाइप के सिग्मा बॉन्ड तो आपको दिख गए, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में और एक आपका हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ठीक है। तो while the other hybridized orbital of each carbon atom overlaps axially with the half filled s orbital, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। तो ईच ऑफ द टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर ये sp है, ठीक है। तो sp का मतलब क्या है कि s एक है और p एक है, यानी कि टोटल कितने हो गए, दो हो गए। तो s और p से मिलकर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे एक कार्बन के, वो कितने बनेंगे, दो बनेंगे, ठीक है। तो दो में से क्या हुआ कि एक एक से तो क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन अटैच हो गया और एक जो है वो तो आपका मतलब ये तो sp है। तो sp में कितने मतलब टोटल दो बनेंगे, ठीक है। तो एक s हो गया और एक p हो गया, तो ये आपके दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। जिसमें से उसकी एक साइड से तो मतलब कार्बन कार्बन दोनों अटैच हो गए और मतलब ये है जो दूसरी मतलब जो साइड है उससे एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपके दो जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ऑफ बोथ द कार्बन एटम ओवरलैप साइडवाइज टू फॉर्म टू पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर अब दूसरा वाला जो ये फिगर दिखाया हुआ है इस केस में जो यहाँ पर बन रहा है वो आपकी साइडवाइज ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। तो एक तो आपका कार्बन ये वाला हो गया और एक कार्बन आपका ये वाला हो गया। और इनमें आप देख सकते हो दो दो आपके क्या है, मतलब ये क्या है, आपके sp हैं। मतलब ये एक कार्बन के अंदर दो आपके sp ऑर्बिटल है और दूसरे वाले कार्बन के अंदर भी दो sp ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इन्होंने हाइड्रोजन को तो जोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना ही लिया था और अपने बीच में भी इन्होंने एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। उसके बाद क्या होगा, ये आपस में क्या करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग में करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये जो बने ये क्या बने, पाई बॉन्ड बने। अब आप यहाँ पर देखोगे तो इनका जो एक्सिस है वो इनका एक्सिस क्या अलग अलग है, मान लो पैरेलल है और अलग अलग है। इसका एक्सिस सपोज ये वाला हो गया और इसका एक्सिस जो है मान लो ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसके एक्सिस कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो आपके दो पाई बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे, क्योंकि दो आपके पास क्या है, sp ऑर्बिटल है दोनों। तो दोनों से क्या हुआ, एक एक पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो एक सिग्मा और दो पाई जो है वो आपके यहाँ पर बन गए, ठीक है। तो बस इतना ही आपको यहाँ पर समझना है। तो इसकी मतलब जो वो है समरी, वो आप ऐसा कह सकते हो कि जब आपका एक सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर आपका वन सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब आपका डबल बॉन्ड होगा इसके अंदर तो आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और जब आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर आपका एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। और पाई बॉन्ड किससे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। अब मान लो अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल्स भी आ जाते हैं तो उस केस में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे देखते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड कंटेन डी ऑर्बिटल्स। तो जो थर्ड पीरियड में है उसमें क्या होता है, आपका डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है जो कि वेकेंट रहता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल इन एडिशन टू एस एंड पी, तो एस एंड पी के अलावा जो है डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। द एनर्जी ऑफ द थ्री डी ऑर्बिटल्स आर कंपेरेबल टू द एनर्जी ऑफ द थ्री एस एंड थ्री पी। तो थ्री डी की एनर्जी जो ऑलमोस्ट थ्री एस और थ्री पी के बराबर रहती है, इसलिए क्या करता है, एस और पी के साथ ये भी इंटरमिक्स हो जाता है और क्या बनाता है, आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाता है। द एनर्जी ऑफ थ्री डी ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कंपेरेबल टू दोज ऑफ फोर एस एंड फोर पी। तो फोर पी के और फोर एस के साथ भी इसकी कंपेरेबल होती है,
ठीक है, और 3s और 3p के साथ भी कंपेरेबल होती है, मतलब एनर्जी लगभग लगभग बराबर होती है। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग ईदर 3s 3p 3d और 3d, ठीक है, सॉरी 3s 3p एंड 3d, ठीक है, 3s 3p एंड 3d या फिर 3d 4s एंड 4p इज पॉसिबल। यानी कि क्या मतलब है इसका कि 3d की जो एनर्जी होती है वो आपकी 3s और 3p से भी मिलती है, इसलिए ये तीनों साथ में मिलके अपना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सकते हैं। और 3d की जो एनर्जी होती है वो आपकी 4s और 4p से भी मिलती है, तो ये तीनों साथ में मिलके भी अपना एक ऑर्बिटल बना सकते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो हाउएवर, since the difference in energies of 3p and 4s orbitals is significant, तो नो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 3p 3d एंड 4s ऑर्बिटल इज पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर ये लिखा है कि भाई जो 3p और आपके 4s ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि इतना है जिसे हम कैलकुलेट करके लाइक पॉसिबल वैल्यू कुछ उसकी मान सकते हैं कि हाँ भाई ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब कुछ वैल्यू ऐसी है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना है कि आप उसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो। किसके किसके बीच में? 3p और 4s वाले के बीच में। तो इस वजह से क्या होता है, जो 3p और 4s होता है इसके साथ जो 3d है वो आपका यहाँ पर क्या बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा किस किस के बीच में? 3s 3p और 3d के बीच में, सॉरी किस किस के बीच में, और 3p एंड 4s। तो 3p और 4s के साथ नहीं करेगा, बाकी सबके साथ कर लेगा, ठीक है। तो 3p और 4s के साथ नहीं करेगा, इसका मतलब है 3s के साथ बनाएगा, और 3d तो है ही, 3d तो बना ही रहा है, ठीक है, और 4p के साथ। तो ये जो ऑर्बिटल होंगे ये तीनों क्या करेंगे, अपना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 3s हो गया और 4p हो गया, ये दोनों आपके क्या बना सकते हैं, 3d के साथ इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि डी ऑर्बिटल्स के साथ यहाँ पर जो है वो कैसे बनते हैं। तो ये आप देख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप लिखे यहाँ पे, जैसे पहला लिखा है DsP2, ठीक है, या इसको कई बार हम लोग sp2d भी बोल देते हैं, तो एक ही बात होती है, आप DsP2 बोलो या sp2d बोलो, एक ही बात है। उसी तरीके से यहाँ पर ये sp3d है, ठीक है, यहाँ पर आपका sp3d2 है, फिर आपका यहाँ पर sp3d2 है, या आप इसको d2sp3 भी बोल सकते हो। और ये इनकी शेप है कि मतलब हाइब्रिडाइजेशन ऐसा होगा तो मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, sp3d होगा तो मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होगी, ठीक है, ये आप पढ़ भी चुके हो। sp3d हमने देखो ऊपर देखा भी था, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल PCl5 के केस में हमने देखा था। काफी ऊपर है लग रहा है वो, ठीक है। तो ये जैसे था ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, आई थिंक यही वाला था, या मतलब ट्रायगोनल बायोपिरामिडल, ये जो आपने शेप देखी थी, ठीक है, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो वही वाली जो ये ट्रायगोनल बायोपिरामिडल शेप है, ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो क्या होता है, sp3d2 टाइप का होता है, ठीक है। तो सॉरी sp3d होता है, sp3d2 नहीं, sp3d होता है, क्लियर है। तो अब आप इसको देखो आप कर कैसे सकते हो, ठीक है, अगर मान लो आपको आपने ऊपर वाली टेबल याद अगर नहीं करी है तो भाई प्लीज उसको याद कर लेना, और इससे आप उस टेबल को रिलेट आप कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपका इस तरीके से आपके ये sp और d वाले आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए, और इनकी जो पॉसिबल शेप्स होती हैं वो ये होती हैं, और ये इनके यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिखाए हुए हैं, जैसे sp2d के केस में ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiCN4 होल पावर 2 नेगेटिव है, और PtCl4 2 पावर नेगेटिव, ठीक है। और उसी तरीके से sp3d के केस में PF5 और PCl5 है, और sp3d2 के केस में BrF5 है, और यहाँ पर sp3d2 के केस में आपका SF6 है, CrF6 3 नेगेटिव है, और CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आपके सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हाइब्रिड, ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन टाइप है, ये जैसे मान लो sp2d है या dsp2 है, तो ये आपको बताता क्या है कि भाई यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ एटम्स मिले होंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उन्होंने अपने ये वाले ऑर्बिटल्स दिए होंगे, कंट्रीब्यूट किए होंगे, जिससे क्या है एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा, ठीक है। मान लो एक ने डी ऑर्बिटल दिया अपना,
ठीक है, डी ऑर्बिटल दिया जिससे अपने इलेक्ट्रॉन्स दिया उसने, एक ने अपना एस दिया जिससे उसने अपने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे बॉन्ड बनाने के लिए, एक ने अपना पी ऑर्बिटल दिया जिससे अपने उसने इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बनाने के लिए। तो उनके बॉन्ड बनाने के लिए जो उन्होंने ऑर्बिटल डोनेट करे उन्हीं से क्या हुआ, मिक्स होके क्या बन गया, एक नया ऑर्बिटल बन गया। और यही जो है वो आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो यही बोलता है। ठीक है, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ऐसे ही होता है। तो अब आपको यहाँ पर जो समझना है वो समझना क्या है कि जैसे मान लो sp2d दिया है, ठीक है, तो पहली चीज तो यहाँ पर आती है कि अगर मान लो आपसे ये बोला जाए कि भाई इसमें s वाले का कितना कैरेक्टर है, p वाले का कितना परसेंटेज कैरेक्टर है और d वाले का कितना परसेंटेज कैरेक्टर है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, वही सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि s के ऊपर कितना है 1 है और d कितना है 1 है, तो s का एक ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, p के 2 हुए हैं और d का एक हुआ है, तब जाके आपका जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो कौन सा बना है, sp2d बना है या D2sp या आपका DsP2 बना है। ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसमें जो S कैरेक्टर है वो कितना परसेंट है, या मैं आपसे कहता हूँ कि P कैरेक्टर जो है वो आपका कितने परसेंट है और D कैरेक्टर जो है वो आपका कितने परसेंट है, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स ने कंबाइन होके एक नया ऑर्बिटल बनाया है जिसका नाम sp2d है, इसमें s वाले का कितना कंट्रीब्यूशन है, p वाले का कितना है और d वाले का कितना है, वो आप कैसे निकालोगे, s वाला आप देख रहे हो कितना है 1 है और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए वो कितने हुए, 1 + 2 + 1 यानी कि 4 हुए। ठीक है, तो 1 + 2 + 1 4 हो गया, तो 1/4 इंटू 100% कर दोगे आप, कितना आ जाएगा, 25% आ गया। ठीक है, अब पी के कितने हुए यूज, 2 हुए, तो 2 आप यहाँ पर लिखोगे ऊपर और टोटल नंबर ऑफ जो ऑर्बिटल्स है कितने, 4 यूज हुए, तो 2/4 इंटू 100 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 50% मिल जाएगा। और उसी तरीके से डी कैरेक्टर की बात करें तो डी के इस्तेमाल कितने हुए, 1 हुए हैं, टोटल कितने 4 इंटू 100% कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25%। यानी कि एस जो है वो इसमें 25 है, पी जो है वो आपका 50% कैरेक्टर है, उसका पी का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन 50% है और डी वाले का 25% है। अब आप मेरे को sp3d2 में बताओ sp और d का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, जल्दी से कैलकुलेट करके, sp3d2 वाले में बताओ सभी लोग। हो गया, सर एस का 16% आया, पी का 50% और डी का 33%। 16 50 और 33, हम्म। यही आ रहा है क्या सभी का, यस सर। यस सर। ठीक है, जिसका नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो देखो sp3d2 है, तो s1 हो गया, p आपके 3 है और d कितने 2 है। ठीक है, तो s का जब आप निकालोगे तो 1 हो गया और टोटल कितने हैं, 1 + 3 4 4 + 2 6 हो गया इंटू 100, तो ये आ जाता है आपका 16.67%। ठीक है, इतना ही आता है ना लगभग। ठीक है, और उसके बाद p का कितना हो गया, 3/6 इंटू 100 हो गया यानी कि 50% हो गया, और d का जो है वो कितना हो गया, 2/6 इंटू 100,
यानी कि 1/3 यानी कि 33.33%। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरीके से यहाँ पर एसपी और डी करेक्टर अगर सपोज आपको बोलता है निकालने को तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये समझना है, जैसे मान लो मेरे पास कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं वो पहला क्या था sp2d है। ठीक है, और उसके बाद sp3d है, फिर उसके बाद sp3d2 है, और फिर उसके बाद sp3d2, फिर उसके बाद sp3d2। अच्छा, ये दोनों sp3d2 है, एक s3p और d2। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये तीन कॉम्बिनेशन है sp2d, sp3d और sp3d2। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? आपको बस ये देख लेना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पर कितने इस्तेमाल हुए। जैसे इसमें कितने इस्तेमाल हुए, एस का एक हुआ है, पी के दो हुए और डी का 1 हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 1 + 2 + 1 हो गए, यानी कि 4 हो गए। तो 4 ऑर्बिटल अगर इस्तेमाल हुए हैं, इसका मतलब है कि 4 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो। sp3d की अगर हम बात करें तो s 1 है, d 1 है, तो 1 + 3 + 1 यानी कि कितना हो गया, 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पर यूज हुए। और sp3d2 की अगर हम बात करें तो s का 1 है और p के 3 है और d के 2 है, तो ये कितना हो गया, 1 + 3 + 2 हो गया, यानी कि 1 + 3 4, 4 + 2 6 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, ये हो गया sp2d। अब आप देखो sp2d के केस में जो हमारी शेप है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, और अब हम अगर पुरानी वाली टेबल पर चलते हैं, अपनी VSEPR वाली पे, क्या था इसमें, स्क्वायर प्लेनर आपकी दी है sp2d में। चलो sp2d हम बाद में देखेंगे, एक बार sp3d देखो, तो sp3d में आपके कितने टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अगर हम ये VSEPR वाली टेबल में देखते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये हमने टेबल देखी थी, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ये आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर थे 5, और 5 के लिए यहाँ पर शेप कौन सी थी आपकी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि आपकी जो शेप है ये sp3d के लिए, ठीक है, sp3d मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5, तो यहाँ पर ये जो आपकी शेप हो गई कौन सी हो गई, ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो गई। उसके बाद यहाँ पर sp3d2 जो आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो sp3d2 के केस में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। तो 6 के केस में अगर आप वो VSEPR वाली टेबल देखोगे, तो आपको यहाँ पर जो शेप दी है वो ऑक्टाहेड्रल और कौन सी दी है, स्क्वायर प्लेनर दी है ना, कौन सी दी है। ठीक है, तो 6 के केस में आप देखोगे यहाँ पर, तो ये है आपका 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 6 होते हैं तो शेप यहाँ पर कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और एक और शेप यहाँ पर दी थी जब आपके लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो 6 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आपका 4 आपके बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 आपके लोन पेयर होते हैं, और टोटल कितना होता है, 6 होता है, तो एक और शेप आपकी पॉसिबल होती है लोन पेयर के केस में, जो कि होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और ये स्क्वायर प्लेनर और जो आपको ऑक्टाहेड्रल शेप दी है, यही जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। तो ये लिखा है स्क्वायर प्लेनर और ये लिखा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब ये लोन पेयर वाला अभी हिसाब देख लेते हैं कि लोन पेयर आपको पता कैसे लगेंगे, और ये पहला वाला भी देख लेंगे, स्क्वायर प्लेनर की जो शेप आ रही है DSP2 करके। ठीक है, तो
इससे इससे जो है आपको थोड़ा थोड़ा एक रिलेशन मिल गया होगा कि VSEPR वाले जो टेबल है उससे आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना यही होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके फिर आपको शेप बतानी होती है। तो पहला यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो दिया है sp3d हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ PCl5। तो PCl5 आपको एग्जांपल पता ही है, ये किसका, ट्रायगोनल बायपिरामिडल का है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कौन सा होता है, sp3d होता है। अब ये बनता कैसे है, तो पहले यहाँ लिखा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपका क्या सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम की अगर हम बात करें तो ग्राउंड स्टेट में अगर आप इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो फॉस्फोरस, मैं आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर बता देता हूँ। फॉस्फोरस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर 15 होता है। ठीक है, तो 15 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर 2p6 तक, यहाँ तक कितने हो गए, 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 3s2 हो गया, फिर 3p3 हो गया। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका ये वाला है, 3s2 3p। तो यही इन्होंने यहाँ पर बना दिया क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये आपके पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये आपका 3s वाला हो गया और ये आपका 3p हो गया। तो 3s में आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में आप देख सकते हो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। हर ऑर्बिटल में एक है एज पर हुंड्स रूल। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो 3d वाला जो ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा है। अब होगा क्या कि यहाँ पर p वाले में तो देखो कोई पेयर बना नहीं है। अगर p वाले में भी पेयर बना होता, 3p वाले में पेयर बना होता तो वो पहले जाता 3d में, लेकिन p में अगर कोई पेयर नहीं बना, यहाँ पर हमें पेयर कहां पर दिख रहा है, s वाले में पेयर दिख रहा है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि जब इसको एनर्जी दी जाएगी तो यहाँ वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आपका s के अंदर था, यहाँ पर, यहां से ये कहां पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो ये जो 3d का पहला वाला ऑर्बिटल खाली था इसमें ये एक पहुंच गया। अब हमारे पास टोटल जो वैलेंसी क्रिएट हो गई वहां पर कितनी होगी, 5 हो गई। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने कितने जो खाली बना दिए, जो कि मतलब अकेले अकेले हैं सब, जिनको पेयर बनाने की जरूरत है, वो कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब इन 5 के साथ क्या होगा, एक एक सीएल कंबाइन हो जाएगा, एक सीएल ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो टोटल 5 सीएल यहाँ पर कंबाइन हो गए, इस तरीके से PCl5 बन गया। ठीक है, अब PCl5 आप देख रहे होगे कैसे बना। यहां पर ये जो ऑर्बिटल था ये वाला, ये कौन सा था, s का था। ये वाले जो 3 थे ये किस कौन से थे, ये p के थे 3। तो p के 3 हो गए, s का 1 हो गया। और ये जो d था, d का कितने इस्तेमाल हुए, d का 1 इस्तेमाल हुआ। तो यहां से आप देखोगे s का 1 इस्तेमाल हुआ, p के 3 इस्तेमाल हुए और d का 1 इस्तेमाल हुआ। तो यहां से जो हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन मिल गया, क्या मिल गया, sp3d मिल गया। ठीक है, मतलब इन पांचों ने मिलके जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया वो कौन सा बनाया, sp3d बनाया। तो ऑर्बिटल जो आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहां पर बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जहां पर पेयरिंग होगी, जिन जिन ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होगी वो ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के। तो इस तरीके से आपका sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और उनके अंदर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। ठीक है, तो उसके बाद है नाउ द 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 1s 3p and 1d orbitals are available for hybridization to yield a set of 5 sp3d hybrid orbital। तो आपको पता है टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन कौन कर रहा है, एक तो आपका s का कर रहा है, 3 आपके p के कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, और एक आपका d का कर रहा है। टोटल कितने हैं, ये 5 है, 3 और 1 4 और 1 5। तो 5 ही आपके टोटल बनेंगे कौन से, sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। ठीक है, तो इनको ये लिखा है कि आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 5 कॉर्नर्स ऑफ अ ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल की शेप है, इस पे क्या होती है, पांचों कॉर्नर पे यहाँ पर CL लग जाते हैं। तो इट शुड बी नोटेड दैट ऑल द बॉन्ड एंगल्स इन ट्रायगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री आर नॉट इक्विवेलेंट इन PCl5। द 5 sp3d ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस ओवरलैप विद द सिंगली ऑक्युपाइड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम टू फॉर्म 5 PCl सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनेंगे आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आता है। तो पहला है कि 3 PCl बॉन्ड लाई इन वन प्लेन एंड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 3 जो है आपके, यहां पर आप देख भी रहे होंगे, आपको जो 3 Cl दिख रहे होंगे इस वाले फिगर में, जो 3 Cl है, एक आपका ये वाला Cl है, और उसके बाद एक एक तो ऊपर है, एक इधर हो गया। मतलब ऐसा है कि इसमें से जो 3 Cl होंगे, ठीक है, वो आपके क्या बनाएंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि आपके इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं। ठीक है,
तो इतना आपने ध्यान रखना है कि 3 PCl बॉन्ड लाइन वन प्लेन एंड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, दीज बॉन्ड्स आर टर्म्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो इनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार कि इक्वेटोरियल बॉन्ड का एंगल कितना होता है, या 120 डिग्री वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी के जो दो यहाँ पर पीसीएल बॉन्ड्स होते हैं, रिमेनिंग टू, ठीक है, वन लाइंग अबव एंड द अदर लाइंग बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, आप देखोगे इसको ध्यान से तो एक बॉन्ड आपको ऊपर दिख रहा होगा उस प्लेन के, और एक आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो मतलब ये देखो, ये फिगर जो है ना वो 3D में बना है। तो 3D में बनने का मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये आपका पी के नीचे बना है, लेकिन आपको लग ऐसा रहा है कि ये प्लेन में ही बना हुआ है, लेकिन ये नीचे बना है। ठीक है, तो ये नीचे बना हुआ है बॉन्ड, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऊपर को बना है। तो इस तरीके से ये ऊपर और नीचे दो ये बॉन्ड बनते हैं ऐसे, और बाकी के जो 3 बॉन्ड्स है वो आपके एक प्लेन में बनते हैं। तो लाइक आप ऐसे समझ लो कि ये पी है, ये पी है, और मतलब ये पीसीएल हो गया, ये एक पीसीएल ये हो गया, और ये सीएल हो गया। तो ये तो आपके 3 एक ही प्लेन पे है। अब एक क्या होगा, एक यहाँ ऊपर बनेगा और एक इसके नीचे बनेगा सीएल। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये जो 3 एक साथ होते हैं जो कि एक ही प्लेन में होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कहलाते हैं, और इनके बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। और बाकी जो तो रिमेनिंग है जो कि प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जो सीएल होता है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो वन लाइन अबव एंड द अदर लाइन बिलो द इक्वेटोरियल प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना कि इक्वेटोरियल बॉन्ड का एंगल कितना होता है, और ये जो दूसरे बॉन्ड होते हैं, दूसरे बॉन्ड को हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, लिखा भी होगा। दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, इन वाली बॉन्ड्स को एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। एक्सियल बॉन्ड का 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो एज द एक्सियल बॉन्ड सफर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन फ्रॉम द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स हैव बीन फाउंड टू बी स्लाइटली लॉन्गर एंड हेंस स्लाइटली वीकर। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सियल बॉन्ड्स, ये जो है ये आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, और किसकी वजह से, रिपल्शन की वजह से। तो as the axial bond pairs suffer more repulsive interaction from the equatorial bond pair, therefore axial bonds have been found to be slightly longer and hence slightly weaker। इस वजह से वीकर भी होते हैं, क्योंकि भाई बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई तो वो वीक होंगे, क्योंकि बॉन्ड लेंथ छोटी होने का मतलब हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो विच मेक्स PCl5 मॉलिक्यूल मोर अट्रैक्टिव, और यही इसका रीजन है कि PCl5 जो होता है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव होता है। किस वजह से, क्योंकि दो वीक बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। अगर वीक बॉन्ड होंगे तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने की वजह से वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ SF6 दिया है, तो SF6 का भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये सल्फर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, उसके बाद 3s2 3p4 बनेगा। तो 3s2 में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक एक पहले आपने p में भर दिए तीनों ऑर्बिटल में, उसके बाद फर्स्ट वाले में जो है आपने 2 भर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पहले आपका एक ये वाला यहाँ पर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये वाला आपका यहाँ पर जाएगा। तो ये जब दोनों जाएंगे तो आपकी एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी ये वाली बन जाएगी। तो अब क्या होगा, सब में एक एक हो गए। अब क्या है, इनके साथ एक एक, ये सारे क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आएगा तो ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड्स बना लेंगे। ठीक है, तो F आया तो SF6 बना रहे हैं। तो फ्लोरीन हमारे पास कितने हैं, टोटल 6 है। तो एक एक फ्लोरीन जो ये सारे ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और ऑर्बिटल यहाँ पर कौन सा बनेगा, एक S का है, 3 P के इस्तेमाल हुए हैं और D के 2 हुए हैं। तो S1 P के 3 और D के 2, तो sp3d2 हो गया यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। और वो 6 क्या करेंगे, एक एक ऑर्बिटल जो होगा sp3d2 का वो आपका फ्यूज करेगा फ्लोरीन के साथ। तो ऐसे करके ये जो है आपका स्ट्रक्चर बन जाता है, और सारे के सारे ये कैसे होंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो 6 बॉन्ड्स होते हैं, तो ये आपके, आप ऐसा समझ सकते हो कि ये आपके 6 कॉर्नर पर अवेलेबल है, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन के। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन मतलब जिसकी टोटल 8 साइड्स हो, ऐसी कोई फिगर। तो 3D में जो 8 साइड वाली फिगर होती है उसे ऑक्टाहेड्रन कहते हैं, और उस ऑक्टाहेड्रन के 6 कॉर्नर्स होते हैं। एंड 6 कॉर्नर्स पे क्या है, ये आपके, आप समझ सकते हो कि फ्लोरीन आपके सारे लगे हुए हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है। तो ऐसे करके आपका SF6 का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे। दस SF6 मॉलिक्यूल हैज अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इस वजह से यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होती है कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और यहाँ पर इसका नीचे शेप भी आपको दिखा हुआ है। ठीक है,
और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको फिर कल वाली क्लास में करेंगे। और अब थोड़ा सा रह गया बस ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये स्टार्टिंग के चैप्टर बड़े बड़े ही हैं सारे, ठीक है। बस ये आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और फिर इसी के बेसिस पे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर वगैरह होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 दिन और लगेंगे बस इसको खत्म करने में, ठीक है। और इसके मैं आपको क्वेश्चंस आज और भेज दूंगा, तो जैसे कि कल क्लास नहीं है और परसों भी क्लास नहीं है, तो आप इसके क्वेश्चंस भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है मैं आपको सारे भेज दूंगा, उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे वो आप अभी मत करना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले पहले वाले जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो आप सारे सॉल्व करके रख लेना, लेकिन मैं पीडीएफ आपको एक ही भेज दूंगा उसके क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी किसी को कोई डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।